उसकी शक्ल पे फ्रस्ट्रेशन दिखती थी कि मम्मा मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है। और मैं बता नहीं सकती कि कितना रोना आता था। वो वहाँ जाके फ्रीज़ हो गया, मुझे हाथ पकड़ के मुझे पीछे खींचने लगा, तो मेरा दिल मुँह में आ गया कि उसने बहुत ज़ोर से तमाचा मारा और मैं बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन मुझे उस तमाचे की आवाज़ आई। चाँद का नन्हा सा टुकड़ा एक दिन उतर आया मेरे आँगन में, कुछ न बोला, बस ताका किए मुझे अपने भोले नैनन से। मैं रोती रही, न झाँक सकी उसके अंतर्मन में। रात रानी सा महकता, हँसता रहा डिठाई से वो मेरी इस नासमझी पे। मगर फिर भी रोशन है मेरी ये दुनिया उसके इसी अधूरेपन से। चाँद का टुकड़ा एक दिन उतर आया मेरे आँगन में। मेरे इस चाँद के टुकड़े का नाम है अमोघ। आज वो 24 साल का है। इंडिपेंडेंटली रह रहा है। मैंने एक ग्रुप होम बनाया है अपने अमोघ जैसे और बच्चों का। वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। रोज़ नई चीज़ें सीख रहा है, पेंटिंग करता है, अ, सब्लिमेशन का काम सीख रहा है। आज वो 24 साल का है। जब वो 2.5 साल का था, तो वो अपनी आवाज़ लगाने पे रिस्पॉन्स नहीं करता था। अमोघ, अमोघ वो देखता भी नहीं था। और मुझे याद है कि जब वो 3 या 6 महीने का था, तो मुझे एक जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली थी और मैंने वो जॉब को जॉइन कर लिया था। तो कहीं न कहीं मन में एक चोर था कि शायद वो मेरी मदर इन लॉ के साथ रहता था कि शायद वो उनके नज़दीक जा रहा है और मुझसे दूर हो गया है। तो मुझ में एक आत्मग्लानि रहती थी, क्योंकि एक 6 महीने का बच्चा भी माँ को देख के ललकता है, हाथ आगे करता है। अमोघ नहीं करता था। अमोघ के पास हाँ या ना के भी शब्द नहीं थे। लेकिन बड़ी मज़े की बात थी, जब कौन बनेगा करोड़पति की सिग्नेचर ट्यून आती थी, तो वो दूसरे कमरे में अगर सो भी रहा होगा, तो वो दौड़ के आता था और टीवी के सामने बैठ जाता था। तो मुझे अमिताभ बच्चन से बड़ा रश्क होता था कि ये मुझसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन को चाहता है। लेकिन थोड़ा और वक़्त गुज़रा तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि घर में है ना हमारे हिंदुस्तानियों में कि अरे लड़के देर से बोलते हैं, अरे फलाने का लड़का देर से बोला, अरे ढिमकाने का बच्चा देर से बोला। तो मुझे लगा कि नहीं, कभी तो एक पैनिक बटन दबाने का वक़्त तो आ गया है। और मेरे जो बच्चे के डॉक्टर थे, वो भी यही कहते थे, लड़के देर से बोलते हैं, लड़के देर से बोलते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, कुछ तो है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे भाई ने बोला हो सकता है कि सेलेक्टिव हियरिंग का केस तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजा। उन्होंने हियरिंग का जो समस्या उसको रूल आउट किया और उन्होंने एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा। वहाँ से उन्होंने हमें रिकमेंड किया डॉक्टर उमा कुमार के लिए कि आप जाइए, इसको असेसमेंट करवाइए। तब तक मुझे थोड़ा-सा एहसास तो था, क्योंकि मुझे सरप्राइज़िंगली ऑटिज़्म के बारे में थोड़ा पता था। शायद ऊपर वाला मुझे किसी तरीके से रेडी कर रहा था इस लंबी चुनौती के लिए। अ, फिर उन्होंने बताया कि हाँ, आपके बेटे का को ऑटिज़्म है, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या होता है वो मुझे पहली बार बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को ताउम्र सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, वो अकेले अपना जीवन इंडिपेंडेंटली नहीं जी पाएगा। वहाँ से एक हमारे पूरे परिवार की जो जर्नी है, वो एक अलग ही ट्रैक पे आ गई। मुझे एक किस्सा याद है, मेरी कॉलोनी में एक बार एक कोई फेस्टिवल चल रहा था और उन दिनों में अमोक को एक नई आदत लग गई थी अटेंशन लेने के लिए कि कोई भी चश्मा पहना होता था, तो वो चश्मे पे हाथ लगाता था। तो क्योंकि उसके बाद क्या होता था, सब कहते थे, "अरे, अरे! नहीं, नहीं, चश्मा नहीं लेना है, इसको मत छुओ।" तो उसको लगता था, आहा! अब तो लोग मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोलता नहीं था तो कोई
उससे बात भी नहीं करता था। लेकिन उसको लगा कि ये अच्छा तरीका है लोगों से इंटरैक्ट करने का, अपनी तरफ अटेंशन लेने का। तो बड़ा मज़ेदार किस्से हो जाते थे। लेकिन उस दिन जब उसने एक एक महिला का चश्मा लिया, तो उस महिला ने शायद उस चीज़ को अच्छे से नहीं लिया और उसने बहुत ज़ोर से तमाचा मारा और मैं बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन मुझे उस तमाचे की आवाज़ आई। और नॉर्मली तो मैं बहुत प्रतिक्रियाशील हूँ, बट उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मैं एकदम ठंडी पड़ गई। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि हम स्टेज पे जाके अनाउंस करते हैं, इसको एम्बैरेस करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं चुपचाप अपने बच्चे को लिया और घर चली गई और मैं बहुत रोई। और मैंने अमोक को भी बोला, देखो तुम इस तरह से करते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें चाटा पड़ा, अच्छा हुआ। लेकिन फिर मैं बैठी रोने के बाद, एक कागज़ लिया, कागज़ में मैंने अमोक की तरफ से लिखा कि मेरा नाम अमोघ है, मैं 40 नंबर घर पे रहता हूँ, मेरे माँ-बाप का ये नाम है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ऑटिज़्म है और ऑटिज़्म क्या है, क्यों है, ये मेरे मम्मी-पापा और मेरे डॉक्टर्स और टीचर्स सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए कभी-कभी अजीब इस तरह से हरकतें करता हूँ और इसकी वजह से आज एक आंटी ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा। इसकी वजह से मेरी मम्मी को बहुत दुःख हुआ और मैं चाहूँगा कि आप अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम मेरी मम्मी को सपोर्ट तो ज़रूर कीजिए। मैंने मेरे यहाँ 100 अपार्टमेंट्स हैं, मैंने उसकी कॉपी बनाई, 100 कॉपीज़ बनाई, उस पे अमोक की फ़ोटो लगाई और हर एक घर में जाके पोस्ट कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, एक झटके में मैंने उस पूरे अपार्टमेंट को ऑटिज़्म के बारे में अवेयर करा दिया। मुझे ये मालूम है कि मुझे अपने बच्चे को समझना है और जब शुरू में उसके बारे में जानना समझना, जो भी इन्फॉर्मेशन थी जब पढ़ना शुरू किया, तो उसमें बोलते थे कि इनमें स्पीच नहीं आती है, इनमें कम्युनिकेशन नहीं है, ये सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर है, इनको रिश्ते नहीं समझ में आते और ये इनमें एम्पैथी नहीं है। पर मेरे बच्चे ने बहुत सारे मिथ को अपने आप दूर किया। एक बार मैं बहुत परेशान थी, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी और मैंने जॉब भी छोड़ दिया था और आई वाज़ वेरी ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत भाव-विह्वल होके एक दिन मैं रो रही थी चुपचाप और अमोक कहीं से खेलता-झूमता-झामता आया और अचानक ठिठक गया मुझे देख के और एकदम आया और मेरे आँसू पोंछे और कहता है, "मम्मा, मम्मा।" वो दिन है और मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इनमें एम्पैथी है। मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार अपने बच्चे को वहाँ लेके गई, तो जो मेन स्कूल था और वहाँ पे इतना शोर था कि मेरे बच्चे को, जिसको सेंसरी प्रॉब्लम है और बहुत तेज़ आवाज़ से उसको तकलीफ़ होती है, वो एकदम जड़ हो जाता है, वो वहाँ जाके फ्रीज़ हो गया। मुझे हाथ पकड़ के मुझे पीछे खींचने लगा। तो मेरा दिल मुँह में आ गया कि मैं क्यों उसको साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ मेन स्ट्रीम के नाम पे। उसकी अपनी ज़रूरत है, शायद मुझे उसके हिसाब से उसके लिए एक एनवायरनमेंट को बाँधना ज़रूरी है। फिर भी क्योंकि उन्होंने इंक्लूज़न के नाम पे एडमिशन तो दिया, लेकिन वो मेन स्ट्रीम स्कूल में ना होके दूसरा एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे जाना शुरू किया। लेकिन जो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो वैसे ही शिकायत करती थी जैसे एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की, कि ये बैठता नहीं है, ये सुनता नहीं है, आज इसने मुझे धक्का दे दिया। तो मुझे लगता था कि अरे! आपके पास तो इसलिए भेजा है कि आप इसको समझेंगी मुझसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा इंटरवेंशन देके उसको ठीक से बता पाएँगी कि कैसे ये बिहेवियर मॉडिफ़िकेशंस होंगे, किस तरह से उसका सिटिंग बिहेवियर बढ़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं भेजना अपने स्कूल को, अपने बच्चे को स्कूल। मेन स्ट्रीम के नाम पे मुझे इस तरह की जद्दोजहद नहीं करनी है। मैंने ये देखा कि जितना मदर्स हैंड्स ऑन जब काम करती हैं इन बच्चों के साथ, उनमें कॉन्फिडेंस अलग आता है और उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी, तो हर बार मुझे एक नया पज़ल दे देता था। मम्मा, मम्मा, आई के क्वी।
अब बड़े दिन लग गए, आइके कोई क्या है? और वो उसकी शक्ल पे फ्रस्ट्रेशन दिखती थी कि मम्मा मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? और मैं बता नहीं सकती कि कितना रोना आता था कि मैं अपने बच्चे की बात नहीं समझ पा रही हूँ। उसके अंदर कितने जज़्बात होंगे। एक दिन मैगज़ीन देखते हुए आइसक्रीम की फ़ोटो दिखी, मम्मा आई किक मी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो आइसक्रीम कह रहा है। तो उसकी वोकैब्युलरी इस तरीके से बढ़ी, बिकॉज़ ये लोग विजुअल होते हैं, तो मुझे ये समझ में आया, वो मेरे बेटे ने ही मुझे सिखाया कि आस-पास के एनवायरनमेंट में जितने वर्ड्स हैं बोलचाल की भाषा में, उसकी मैंने उसके लिए स्क्रैप बुक बनानी शुरू करी। जो उसको शब्द आते थे, उसको सारे टीवी के लोगोज़ पहचान लेता था। रीडिंग नहीं कर पाता था, एबीसीडी किसी तरीके से आती थी, लेकिन कैट, रैट, मैट, बैट नहीं पढ़ता था। लेकिन अगर एचबीओ मैंने अलग से लिख दिया, वो बता देता था, एचबीओ, ज़ी टीवी, सीसीसी एक उन दिनों में चैनल आता था। तो विजुअल लर्नर्स होते हैं। विजुअली दे थिंक इन पिक्चर्स, जैसे कि टेम्पल ग्रैंडिन की बहुत फेमस बुक है, उन दिनों में मैंने वो भी पढ़ी। तो मुझे पहली बार एक इनसाइट मिला, क्योंकि टेम्पल ग्रैंडिन खुद भी एक ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे अ, एक शख्सियत हैं, और पहली बार हमको, खाली मैं नहीं, मेरे जैसी और फेलो मदर्स को एक इनसाइट मिला कि हमारे बच्चे सोचते कैसे हैं। मुझे याद है जब वो कोई 15-16 साल का हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया था, और हम बार-बार सोचते थे कि ये एग्रेशन क्यों है, क्या है? कोई जिसे कहते हैं कि उस समय एक केमिकल डिसबैलेंस है, जो भी है। एक दिन मैं गाड़ी चला रही थी, और वो मेरे बगल में बैठा था, और पता नहीं किस बात से वो डिस्टर्ब था। मैं उसको स्कूल से लेके आ रही थी, और अचानक उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, और मेरी नाक से खून बहने लग गया। क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी, मैं बहुत घबराई। मेरा पहला रिएक्शन था उसको वापस थप्पड़ मारना बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं मैं गाड़ी, कहीं टक्कर हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता। और मैं बहुत ज़ोर से चीखी उसके ऊपर कि यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। और फिर इमीडिएटली मुझे लगा कि इफ़ ही ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन मी, दैट मीन्स वो वर्स्ट मेरे अंदर है। तो मे बी वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ दैट वर्स्ट इन मी। फिर मैंने अलग तरीके से सोचना शुरू किया। फिर ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी फिर एक नए मोड़ पे आई कि मुझे अब अपने बच्चे को अपने से थोड़ा दूर करना है। जो एक ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में वो रह रहा था, उससे अब उसको निकाल के थोड़ा पुश करना, थोड़ा टफ लव की उसको ज़रूरत है। और वैसे भी ऑटिज़्म इतना कंज्यूमिंग है, वो आपको निगल लेता है। आप बिल्कुल भूल जाते हो अपने आप को। और लेकिन ये कहानी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे की है, क्योंकि उसके लिमिटेशंस है। वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि मैं भी कुछ हूँ, मैं हूँ, यही काफ़ी क्यों नहीं है? मुझे कुछ कर दिखाने की क्यों ज़रूरत है? मुझे आपकी मुख्य धारा में मुड़ने के लिए कुछ करतब करने की ज़रूरत क्यों है? अब मेरे पास क्योंकि हाथ खाली हैं, तो मैं शायद बाकी अपने जैसी और माँओं के लिए काम करना चाहूँगी। तो उस टाइम में मैंने अ, ऑटिज़्म अवेयरनेस पे बहुत काम किया। अ, और परिवारों के साथ मिल के ऑटिज़्म अवेयरनेस पे बहुत काम किया। मैंने लिखना शुरू किया, पोएट्री से शुरुआत करी, और फिर अनुवाद से काम किया, फिर फ़िल्म मेकिंग बनाई, और सबसे पहली जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई वो अमोक जहाँ रहता था, जिस संस्था में, मैंने उसके ऊपर कि हमारे बच्चे जब इस तरह की संस्थाओं में रहते हैं, तो उनमें क्या बदलाव आते हैं, परिवारों को क्या सपोर्ट मिलता है, और आगे चल के उस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला। मुझे याद है जब वो 6 साल का था, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यूएस से आए थे, और मेरे पीडियाट्रिशियन ने बुलाया था कि आप अमुक को लेके आइए, इसका असेसमेंट करते हैं। तब वो 6 साल का था। तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए, और तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्पीच अभी जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन
प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उसकी अच्छी है, लेकिन स्पीच आज भी बढ़ रही है, उसका कम्युनिकेशन आज भी बढ़ रहा है। रोज़ के अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा एम्पैथी है, उसके साथ उसका एक पार्टनर है, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, जब वो नहीं होता तो वो उसको पूछता है, उसको साथ लेके जाता है। एक मज़े की बात बताऊँ, हम कहीं अभी बीच में दुर्गा पूजा में गए थे, तो ये लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे, तो अमोक के साथ शाग्निक की जगह कोई और बच्चा आके बैठने लगा। शाग्निक आके उससे लड़ा, उसका हाथ खींच के उसको हटाया, और वो भी उतना ही बोलता है जितना अमोक बोलता है कि ये मेरी जगह है, मैं बैठूँगा। तो ये इनकी दोस्ती है, ये इनका प्यार है, और मुझे लगता है कि दुनिया को ये यही सिखा रहे हैं कि हमको जज मत करो, हमारे साथ काम करो, हमारी क्षमता में बिलीव करो, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम मुख्यधारा में मिलें, जुड़ें, तो आपको भी 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, 2 कदम हम चलेंगे। अपने पूरे परिवार को जोड़ना ज़रूरी है, चाहे थोड़ी-थोड़ी ही चाहिए, चाहे आपका दूसरा बच्चा भी हो, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और मेन चीज़ अपने इस बच्चे को भी काम दीजिए। घर से ही उसको आत्मनिर्भर बनाना शुरू करिए, छोटी-छोटी चीज़ों में। बोतल उठाओ, रखो, शूज़ पहनो, कपड़े उठाओ, रखो। तो जितना उत्तरदायित्व आप बाँटेंगी अपने परिवार में, उतना आपके ऊपर से बोझ कम होगा, और जितना आपके ऊपर से बोझ कम होगा, आप अच्छा क्रिएटिव रूप से सोच पाएँगी, और रचनात्मक रूप से आप अपने बच्चे के लिए काम कर पाएँगी। तो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी जब आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आज इस जोश टॉक स्पेशल मॉम के मंच को और इनके आयोजकों को अपना हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया और अपने मन की बात को आप सबसे साझा करने का अवसर दिया। धन्यवाद।